बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, द कॉन्सेप्ट एकेडमी। बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पर बात की थी, जिस पर मैंने आपको उसके 5 पॉइंट्स बताए थे कि वो 5 पॉइंट्स क्या क्या हैं और उनको आप लोगों ने किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसमें मैंने सबसे पहले आपको ये बताया, प्रीएम्बल यानी प्रीएम्बल करारदाद मकासद को कहा जाता है, जो पहले 2 कवानीन में, पहले 2 आइन में हमारा प्रीएम्बल के तौर पे आया। और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी प्रीएम्बल के तौर पे इसको शामिल किया गया, लेकिन 1985 में 8th अमेंडमेंट करके इसको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, हेडिंग के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आप लोग एक बात जान लें, 9th में भी आप में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 9th भी मेरे पास पढ़ चुके हैं, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने उस वक्त भी एक्सप्लेन किया था, शायद आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसको इसलिए भी कहा जाता है कि दुनिया के तमाम कवानीन हैं, जो आइन हैं, वो रिटन फॉर्म में नहीं हैं। जैसे अगर आप इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड जो है वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी कि दोज ऑल प्रिंसिपल्स और आर्टिकल्स जो लोग द पीपल प्रैक्टिकली प्रैक्टिस इन देयर लाइव्स, लोग अपनी ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिस करते हैं, अपने कल्चर्स को, अपनी सकाफ़त को, अपने रस्म व रवायात को, अपने ट्रेडिशन को, वो तमाम के तमाम उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी अगर आप इंग्लैंड जाते हैं और कहते हैं वेयर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आपको डेफिनेटली ये कहेंगे सी द लाइफ ऑफ द पीपल। लोगों की ज़िंदगी को देखें, उनकी ज़िंदगियों से आपको उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उनके आइन के बारे में पता चलेगा। यानी कि कुछ कौमें ऐसी हैं, अब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात आपसे करूँगा। एक होता है नफाज और एक होता है नफूज। नफाज वो होता है जिसको इम्पोज कहते हैं। नफाज का मतलब होता है नाफिज कर देना, चाहे लोग उसे माने या ना माने। नफूज का मतलब होता है कि जब तक द पीपल कैन नॉट, जब तक लोग किसी भी सकाफत को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दे आर नॉट बिकम द पार्ट ऑफ देयर लाइफ, अगर वो अपनी ज़िंदगी में उसे शामिल ना करें या उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं, तब तक वो नफाज के अमल में होता है, नफूज के अमल में नहीं होता। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए, When the Holy Prophet peace be upon him migrated from Makkah to Medina, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की, तो वहाँ पर जाते ही the Holy Prophet peace be upon him could establish the democratic society in Medina। वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बुनियाद रख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रखी? क्योंकि इस्लाम did not promote इन द लोकल पॉपुलेशन ऑफ मदीना। लोकल पॉपुलेशन में इस्लाम उस तरीके से प्रमोट नहीं हुआ था, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वक्त के बाद वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। तो इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो लिखी हुई हालत में होता है, यानी इस्लाम कुरान पाक के ज़रिए, द लाइफ ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ज़रिए और हदीस के ज़रिए हम तक पहुंचा। ये सारी रिटन फॉर्म में हैं, मौजूद हैं। समझ आ रही है? तो दुनिया में बताने का मकसद ये है कि दुनिया में सारे के सारे आइन रिटन फॉर्म में नहीं होते, इसलिए 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 का जो कानून है उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्रीएम्बल मैंने आपको बताया कि प्रीएम्बल क्या है, कल भी मैंने बहुत डिटेल से बताया था, बाकी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने आपको कल बताया, ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद
मैंने बताया आपको सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया कि सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फ्लेक्सिबल के बारे में भी बताया, रिजिड के बारे में भी बताया, लेकिन इसे नीम उस्तवार आइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट है इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कंपैरेटिवली द फ्लेक्सिबल एंड द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तरमीम करना आसान होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना तरमीम करना आसान होता है, लेकिन सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना आसान नहीं होता। इट इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट फ्रॉम द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें आपको 1973 में एक नया बनने वाला जो इदारा था वो सेनेट था, और सेनेट में हर प्रोविंस के इक्वल पार्टिसिपेशन होती है। यानी अगर 104 तादाद है तो इट्स मीन दैट कि 26 पॉलिटिकल मेंबर्स जो है वो हर सूबे से लिए जाएंगे, तब जाकर 104 होंगे। यानी नेशनल असेंबली के टोटल उस वक्त, आज तो हो सकता है तादाद इंक्रीज़ हो गई हो, उस वक्त 342 थे, प्लस सेनेट जो है इन दोनों को मिला के पार्लियामेंट बनता है। यहाँ पर 104, तो टोटल नंबर ऑफ जो पर्सनालिटीज़ हैं या मेंबर्स हैं 446 मेंबर्स। जब तक इसमें से 2/3 मेजॉरिटी इस किसी भी आर्टिकल में अमेंडमेंट के लिए एग्री ना हो, 2/3 मेजॉरिटी, इसमें 2/3 आप निकाल सकते हैं, 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा लोग होते हैं, यहाँ पर 2/3 निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 2/3 नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हर प्रोविंस की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। क्योंकि अब देखें सिंध में आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में एनपी है, इसी तरीके से एक दौर ऐसा भी था कि केपीके में पीटीआई थी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी। तो हर प्रोविंस में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट बनी हुई होती हैं। प्रोविंशियल असेंबलीज़ में मेंबर्स की तादाद जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी की ज़्यादा होती है। तो इसलिए सेनेट में चारों सूबों के 26 लोग, यानी इनमें से जब हम लोग निकालेंगे तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है उसमें अमेंडमेंट करना। तो सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का अच्छी खासी मुश्किल तरीके से होती है। समझ आ रही है बात बेटा? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है नेशनल लैंग्वेज। मैंने कल आपको बताया था कि नेशनल लैंग्वेज क्या है। नेशनल लैंग्वेज जो है, क्योंकि उस वक्त बंगाल हमसे अलग हो चुका था, तो बंगाली ज़ुबान का भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कि बंगाली ज़ुबान जो है उसका कोई इशू होगा, इसलिए उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया और इंग्लिश को अगले 15 सालों के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि तमाम के तमाम आइन इस्लाम के अहम उसूलों के मुताबिक बनाए जाएंगे, यानी कि वी कुड नॉट इंक्लूड एनीथिंग, हम किसी भी ऐसी चीज़ को शामिल नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, विच इज़ अगेंस्ट द इस्लामिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जो इस्लामिक रूल से और इस्लामिक प्रिंसिपल से अलग हो। इसके बाद नंबर नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। इस्लामी आइन का मैंने आपको बता दिया कि तमाम के तमाम इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर मुश्तमिल होंगे और इस्लामिक लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि पुअर और एलीट क्लास का जो सिनेरियो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा। इंसाफ की नज़र में अमीर गरीब छोटा बड़ा सारे बराबर होंगे। तो
जुडिशरी इंडिपेंडेंस होगी, और इसमें यानी जजेस की तनख्वाहों को बढ़ा दिया गया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया ताकि उनमें करप्शन के जो एलिमेंट्स हैं, करप्शन के जो हालात हैं वो कम से कम हों। तो जो वो तमाम कौमें, एक और बात, वो तमाम कौमें बहुत ज़्यादा तरक्की करती हैं जहाँ पर अदलिया आज़ाद होती है, जहाँ पे अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं रखा जाता, इंसाफ दरवाज़े के ऊपर मुयस्सर होता है। ऐसा नहीं होता कि कई कई सालों तक फैसले लटकाए जाएं और फैसले होने के बाद फिर उसको चैलेंज किया जाए और फिर वो कई साल तक लटक जाए। यानी कि यहाँ पर जो दीवानी मुकदमात हैं वो कई कई साल चलते रहते हैं। तो जब अदलिया आज़ाद होगी, वो अपने फैसले लिमिटेड टाइम के ऊपर करेगी, तो डेफिनेटली उसमें फिर फ़ायदा होता है, उसमें रियासत को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है उस चीज़ का, और यही तरक्की याफ्ता कौमों की निशानी होती है। नंबर नेक्स्ट जो है वो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको आज़ाद अदलिया कहेंगे। पार्लिमानी आइन किसे कहते हैं? What is the meaning by the parliamentary constitution? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? 1973 यानी कि दो तरह के, मैं आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली बताऊंगा। देखें, एक होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और एक होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, इसको सदारती निज़ाम हुकूमत कहते हैं और इसको पार्लिमानी। ठीक है, अब सदारती निज़ाम हुकूमत में सदर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? यानी कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट है, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो तो प्रेसिडेंट होता है, स्टेट हेड प्रेसिडेंट, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर है। इट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी ये है कि इसमें हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होगा और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा। क्लियर हो गया? अब सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान इसको तब्दील करने की कोशिश करेगा, या कोई भी इंसान, इफ एनी पर्सन एब्रोगेट, इसको मनसूख करने की कोशिश करेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन और ट्राइज एब्रोगेट इट विल बी चार्ज विद हाईली, ठीक है, और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिनको आईनी इदारे कहा जाता है। अब आईनी इदारे कौन कौन से हैं? आईनी इदारों में जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, इसके अलावा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, नेशनल फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके अलावा जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक और इदारा जिसका नाम इसमें मेंशन नहीं किया गया वो है AGPR। ठीक है,
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, रेवेन्यू, वो भी हमारा आइनी इदारा है। आइनी इदारा वो इदारा होता है जो आइन में शामिल किया जाता है, यानी कि उसके ख़िलाफ़ अगर कोई बात करेगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइनी इदारे, आइनी इदारों से मुराद ये है कि अगर वो आर्टिकल में शामिल किए गए तो उनकी अकॉर्डिंगली कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वो इदारा है जिस इदारे ने 16 एंड अबव जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है उसको अपॉइंट करना होता है। तो बेटा ये तमाम के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं। AGPR, एक दफ़ा सुन लें दोबारा, AGPR, इकोनॉमिक कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, इनको आइनी इदारे कहा जाता है। तो आज हमने इन तमाम के तमाम पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। इनको आइनी इदारे कहा जाता है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया आपको कि आइन की बालादस्ती, ठीक है। और आइनी इदारे, इसमें अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो बज़रिया ईमेल हमें बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।